नमस्कार। आज हम भारत के नक्शे पर एक बहुत ही खास जगह की पड़ताल कर रहे हैं। दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव। हमारे पास जो जानकारी है वो इस केंद्र शासित प्रदेश के बनने, इसके इतिहास और इसकी अपनी पहचान पर रोशनी डालती है। हाँ, बिल्कुल। ये एक काफी दिलचस्प इलाका है। इसमें इतिहास की कई परतें हैं और जैसा आपने कहा, हाल में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव भी हुआ है। हाँ, जनवरी 2020 में ये एक हो गए, पहले तो अलग अलग थे। जी, इन दो अलग केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक कर दिया गया और इसका जो प्रशासनिक मुख्यालय है वो दमन में है। अच्छा, तो इस विलय के पीछे मतलब मुख्य वजह क्या थी? प्रशासन को आसान बनाना? हाँ, बिल्कुल। मुख्य उद्देश्य यही था कि प्रशासनिक खर्च कम हो और कामकाज में आप कह सकते हैं तालमेल बेहतर हो। दो अलग प्रशासन चलाने से एक एकीकृत ढांचा ज्यादा कारगर माना गया। समझ गई। और भाषाएं? गुजराती तो होगी ही वहाँ। हाँ, गुजराती का प्रभाव तो है ही, उसके आसपास का इलाका है, पर साथ में हिंदी और अंग्रेजी भी काफी चलती हैं। ठीक है, सरकारी कामकाज में भी और आम बोलचाल में भी। ठीक है। अब जरा इतिहास में चलते हैं। ये पुर्तगाली दौर तो हम सब जानते हैं, पर उससे पहले जानकारी में प्राचीन काल का भी जिक्र है। हाँ, ये जानना जरूरी है कि ये इलाका बहुत पुराना है। मतलब प्राचीन काल में यहाँ मुख्य रूप से जनजातियां रहती थी, जैसे वारली जनजाति। वो वारली पेंटिंग्स वाली। हाँ, वही वारली, कोकणा, दुबला, ये सब जनजातियां यहाँ की मूल निवासी हैं। और दमन का जिक्र तो पुराने संस्कृत ग्रंथों में भी मिलता है, दमनवंती के नाम से। दमनवंती, अच्छा। हाँ, शायद ये इसके पुराने व्यापारिक महत्व की ओर इशारा करता हो। फिर मौर्य, सातवाहन जैसे साम्राज्यों का भी असर यहाँ रहा है समय समय पर। और फिर पुर्तगाली आए और वो काफी लंबे समय तक रहे। बहुत लंबे समय तक। दीव पर उन्होंने कब्जा किया 1535 में और दमन पर 1559 में। और दादरा नगर हवेली, वो भी तभी? नहीं, वो काफी बाद में मिला उन्हें, करीब 1783 के आसपास। वो असल में मराठों के साथ एक संधि हुई थी। अच्छा। जिसके तहत ये इलाके पुर्तगालियों को मिले। अच्छा। हाँ, और दमन और दीव तो उनके लिए बहुत ही मतलब स्ट्रेटेजिक और व्यापारिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण थे। नौसैनिक अड्डे थे उनके। आज भी आप वहां जाएं तो उनके बनाए किले, चर्च, सब उस दौर की कहानी कहते हैं। सही कहा। लेकिन इनका भारत में विलय वो एक साथ नहीं हुआ। ये बात मुझे काफी दिलचस्प लगी। दादरा और नगर हवेली पहले आजाद हो गए थे। बिल्कुल सही। दादरा और नगर हवेली को तो 1954 में ही वहां के स्थानीय लोगों ने, राष्ट्रवादियों ने पुर्तगाली शासन से मुक्त करा लिया था। ओह, 1954 में ही? हाँ, और फिर वो 1961 तक एक तरह से स्वतंत्र रूप से ही काम करते रहे। फिर भारत सरकार ने उन्हें विधिवत केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। और दमन दीव? उनका विलय बुआ के साथ हुआ है ना? जी बिल्कुल। दमन और दीव दिसंबर 1961 में आजाद हुए। भारत सरकार ने एक सैन्य अभियान चलाया था, ऑपरेशन विजय। हाँ, ऑपरेशन विजय। उसी के तहत गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया। सोचिए, करीब 450 साल का पुर्तगाली राज खत्म हुआ। 450 साल, बहुत लंबा समय। हाँ, और एक और मजेदार बात यह है कि पुर्तगाल ने भारत के इस अधिकार को माना नहीं था जल्दी। उन्होंने 1974 में जाकर इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता दी। अच्छा, 1974 तक? हाँ, जब पुर्तगाल में खुद राजनीतिक बदलाव हुए तब जाकर उन्होंने माना। चलिए अब जरा आज की बात करते हैं। आज वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है? क्या मुख्य आधार हैं? देखिए, एक तो पर्यटन बहुत बड़ा आकर्षण है, खासकर दमन और दीव के जो समुद्र तट हैं, बीचेस हैं। हाँ, वो तो काफी मशहूर हैं। बिल्कुल। इसके अलावा यहाँ हल्के उद्योग भी काफी हैं, जैसे प्लास्टिक का सामान, टेक्सटाइल वगैरह। एक वजह यह भी है कि यहाँ उद्योगों को टैक्स में कुछ छूट मिलती रही है। अच्छा, टैक्स इंसेंटिव्स। हाँ, तो उससे भी उद्योग यहाँ आए हैं। और हाँ, शराब का उत्पादन भी वहाँ की अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। और लोग कैसे हैं? मतलब आबादी में क्या विविधता है? विविधता तो बहुत है। जैसे मैंने बताया, दादरा और नगर हवेली वाले हिस्से में आदिवासी आबादी का प्रतिशत काफी ज्यादा है। वारली और दूसरी जनजातियां। हाँ। धर्मों की बात करें तो हिंदू धर्म मानने वाले हैं, ईसाई भी हैं, खासकर दमन दीव में पुर्तगाली प्रभाव की वजह से। और पारंपरिक आदिवासी मान्यताएं भी हैं, सब साथ साथ दिखते हैं। और भाषाएं? भाषाएं भी कई हैं। गुजराती, हिंदी, मराठी तो हैं ही, साथ में कोंकणी का भी असर है और जनजातियों की अपनी बोलियां भी हैं। तो काफी मिला जुला कल्चर है। बिल्कुल। भूगोल के हिसाब से भी अलग अलग है शायद। मतलब दमन, दीव और दादरा नगर हवेली। हाँ, बिल्कुल अलग हैं। दमन और दीव तो गुजरात के तट पर हैं, छोटे छोटे इलाके हैं, समुद्र किनारे, अपने बीच और पुर्तगाली आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं। सही। जबकि दादरा और नगर हवेली वो पूरी तरह से जमीन से घिरा हुआ इलाका है,
गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में फंसा हुआ, और ये काफी हरा भरा जंगल वाला क्षेत्र है। अच्छा, एक तटीय है और दूसरा अंदरूनी, हरा भरा। जी। तो भविष्य को लेके क्या सोच है? प्रशासन किन चीजों पे ध्यान दे रहा है अब इस एकीकृत प्रदेश में? देखिए, फोकस कई चीजों पर है। एक तो पर्यटन को और बढ़ावा देना, लेकिन सस्टेनेबल तरीके से, जैसे इको टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, वाटर स्पॉट्स वगैरह। औद्योगिक विकास में भी नई चीजें देख रहे हैं, जैसे ग्रीन इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक्स। कनेक्टिविटी बेहतर करना भी एक प्राथमिकता है, सिलवासा और दमन के बीच। और आदिवासी समुदायों के लिए? हाँ, उनके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी जोर है। उनकी संस्कृति को सहेजते हुए विकास करना, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि दादरा नगर हवेली, दमन और दीव एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, संस्कृति, प्रकृति और विकास सब एक साथ चल रहे हैं। भारत की जो विविधता है उसका एक छोटा लेकिन बहुत दिलचस्प उदाहरण है ये। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग ऐतिहासिक अनुभव और अलग अलग भूगोल मिलकर भी एक अनूठी मिली-जुली पहचान बना सकते हैं। ये भारत की खूबसूरती है। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके मन में छोड़ सकते हैं सोचने के लिए, हाँ, जरूर। कि जैसे जैसे ये एकीकृत क्षेत्र पर्यटन और उद्योग में और आगे बढ़ेगा, तो ये अपनी जो अनूठी आदिवासी विरासत है और जो औपनिवेशिक अतीत की छाप है, इनके बीच का वो नाजुक संतुलन कैसे बनाए रखेगा, ये शायद भविष्य की एक अहम चुनौती भी होगी और देखने वाली बात भी।